करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने रिवीजन सेक्शन से शुरुआत करेंगे। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको वन लाइनर में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। वायुसेना के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीत लिया है ध्रुवी पटेल ने। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला एक बार फिर से लगातार दूसरी बार टॉप पर आया है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। इसके अलावा डूनिथ बिल्ला लगे, हर्षिता समारा विक्रमा, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। एक को पुरुष का, एक को महिला का। ठीक है ना, किस मंथ के लिए? लास्ट वाले मंथ, अगस्त महीने के लिए। तो ये दोनों ही खिलाड़ी श्रीलंका के हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत टीयर 1 देशों की लिस्ट में आ गया है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं अनुराग गर्ग। इसके अलावा कुमार तुहिन को दोस्तों नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलालकर, इन दोनों को फिडे 100 पुरस्कार से नवाजा गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप एमजीटी ऐप पर जाकर के फ्री क्विज और फ्री पीडीएफ सेक्शन से इसे प्राप्त कर सकते हो। डेली, वीकली, मंथली सब अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो सांकेतिक भाषा दिवस या कहें कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये मनाया जाता है दोस्तों 23 सितंबर को। 23 सितंबर यानी कल ये मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज या कहें इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। ये साइन लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों? जो लोग बोलने में सक्षम नहीं होते हैं या फिर सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको इशारों में चीजें बतानी पड़ती है। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी आप म्यूट कर दो। जब म्यूट कर दोगे तो इसका मतलब मेरे से आवाज नहीं जा रही होगी या फिर आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। तो ऐसे में आप हाथ के इशारे से या विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं मैं कर रहा हूं, यहाँ पर गतिविधियां कर रहा हूं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे चीजों को। तो यही होता है साइन, मतलब किसी व्यक्ति को अपनी बातों को साइन या इशारे से समझाना। जब आप देखते हुए होगा किसी गूंगे या किसी बहरे व्यक्ति को जब कोई समझाता है तो उसी लैंग्वेज को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए, मतलब जिनके पास भगवान ने बोलने के लिए आवाज नहीं दी हुई है किसी कारणवश, तो उनको कैसे कम्युनिकेशन सिखाया जा सके, उनको बेहतर तरीके से कैसे समझाया जा सके चीजों को, मतलब कुछ हद तक तो समझने में आ जाए उनको। जैसे जैसे तो आप देखते हो कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है और लुई ब्रेल की जयंती पर ब्रेल दिवस हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी को, ये ध्यान रखना। तो उनके लिए तो ब्रेल लिपि है, लेकिन इनके लिए तो कोई लिपि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और हाव भाव से ये बात करते हैं। चेहरे के हाव भाव हो या हाथों के हाव भाव हो, ये अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस बार की थीम है रजिस्टर फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। इसे 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रूवल मिला। इसे 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 सितंबर को ही 1951 में इसके लिए एक संस्थान है WFD या कहें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके स्थापना दिवस से ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रमुख दिवस हम लोगों ने कल रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, हाल ही में अनुराग कुमार दिसा नायके, ये किस देश के नए बने हैं राष्ट्रपति? तो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अनुराग कुमार दिसा नायके। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों रनिल विक्रम सिंह जी की जगह पर। देखो, ये साम्यवादी विचारधारा के माने जाते हैं और कहा जाता है कि चाइना की आइडियोलॉजी से ये ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। जैसे मालदीव में आपने देखा कि चाइना ने वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार बनवाने में काफ़ी मदद की, इंडिया आउट कैंपेन करके वो आए थे पावर में। ऐसे ही ये भी हैं, ये अडानी आउट करके आए हुए हैं पावर में। मतलब इन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा पावर में तो अडानी के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको वहाँ से निकाल फेंकूंगा, ऐसा वजह से ये चर्चे में आए थे। फिलहाल कहा जाता है कि ये थोड़ा सा चाइना के प्रति झुकाव इनका ज़्यादा है। हालांकि पीएम मोदी ने जब इनको कांग्रेचुलेसन बोला तो इन्होंने भी श्रीलंका के साथ मिलकर के और इंडिया के साथ मिलकर के काम करने की बात
कही हुई है, वहां पर देखना होगा किस प्रकार से ये काम करते हैं। फिलहाल श्रीलंका में जो सत्ता आई हुई है, कुल मिलाकर समझिए वो कि वो उतना इंडिया के प्रति उसका झुकाव नहीं रहेगा जितना रानिल विक्रम सिंघे का था। ठीक है, श्रीलंका के ये 9वें राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हुए हैं। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। श्रीलंका आप जानते हो, दिखाने की जरूरत है नहीं मैप में। ठीक है, इंडिया के मैप में आपका दक्षिण में ही जो पूर्व का मोती कहा जाता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्व का मोती कहा जाता है, ये है श्रीलंका। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और इसके अलावा कोलंबो दोनों ही इसकी राजधानियां हैं। मुद्रा इसकी श्रीलंकाई रुपया होती है। यहाँ पर कुछ और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं हाल फिलहाल के देशों में, तो उनका रिवीजन करेंगे। जैसे जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जफर हसन को नियुक्त किया गया, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पेंतो गौतार्न सिनावात्रा नियुक्त किए गए, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे नियुक्त किए गए 4थी बार, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, इनका नाम याद रखना, ऋषि सुनक की जगह पर आए थे, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानासा नौसेदा और चाड के प्रधानमंत्री अल्लाह माए हलीना, ये याद रखना आप। ठीक है, अगला, भारत ने किस देश से 297 प्राचीन वस्तुएं वापस लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका, अभी आपने देखा पीएम मोदी अमेरिका के विजिट पर गए हुए थे, तो वहां पर भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सचेंज हुआ, एक टाइप का, मतलब अमेरिका ने भारत की जो चीजें थी उसको लौटाई हैं। 297 प्राचीन भारतीय वस्तुएं लौटाई हैं अमेरिका ने भारत को लौटाई हैं। अब आप कहोगे लौटाई है मतलब लिया था क्या अमेरिका? नहीं, लिया नहीं था। एक्चुअली में ये वस्तुएं जो हैं, ये या तो कोई मूर्तियां थी, मैक्सिमम इसमें मूर्तियां थी, या अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थी, प्राचीन वस्तुएं थी भारत की, ये चोरी करके यहाँ से गई थी, स्मगल होकर यहाँ से गई थी। तो स्मगलिंग करके वहां पर गई थी, वहां बेची गई थी। बहुत लोग शौकीन होते हैं पेंटिंग्स रखने को, मूर्तियां रखने को वगैरह वगैरह अपने घरों में, तो वो चोरी का जो गया था, स्मगलिंग के थ्रू गया हुआ था, अवैध तरीके से गया हुआ था, उनको वापस किया गया है। तो ऐसी 297 में जो एंटीक स्मगल जो चीजें हैं, ये वापस की है यूएस ने इंडिया को, जिसमें एक नटराज जी की प्रतिमा भी है जो कि 12वीं सदी की बताई जाती है। तो ये भी मतलब बड़ी चीज है। तो अच्छा, अब इन्होंने ये लौटाई, तो 2014 से अब तक देखा जा रहा है कितनी चीजें वापस आई भारत में? तो 640 वस्तुएं जो स्मगल करके विदेशों में, अन्य देशों में गई थी, वो 640 चीजें वापस लाई जा चुकी हैं अभी तक। भारत अमेरिका के साथ 2024 के सांस्कृतिक संपत्ति समझौते में भी हस्ताक्षर किया है, तो इसी के तहत ये चीजें वापस आ रही हैं, जिससे दोनों की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित की जा सके। अच्छा, भारत ने बदले में क्या दिया? तो याद रखना, पीएम मोदी ने जो बाइडेन को चांदी की एक ट्रेन दी है, और इनकी वाइफ जो कि वहां पर देखो, वहां पर फर्स्ट लेडी कही जाएंगी, जिसे फर्स्ट पर्सन कहे जाएंगे जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, और फर्स्ट लेडी कही जाएंगी जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है। ठीक है, ऐसे ही भारत में भी होता है, जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और प्रथम महिला कही जाती है राष्ट्रपति की वाइफ। ठीक है, चलिए, तो जो बाइडेन की वाइफ है उनको कश्मीरी पश्मीना साल का उपहार में दिया है पीएम मोदी ने, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से बन गया क्वेश्चन, समझ लो, कश्मीरी पश्मीना साल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, और कश्मीर की बहुत ही फेमस होती है पश्मीना साल। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पश्मीना साल जो है, जो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में जो बाइडेन की वाइफ को दिया हुआ है, ये कहां पर बनाई जाती है? तो याद रखना, कश्मीर में बनाई जाती है। अगला, सितंबर 2024, बाकी मैंने क्वाड के बारे में आपको समझा ही दिया है। क्वाड मीटिंग अमेरिका में हुई थी, और उस पर मैंने एक सेशन भी अलग से किया था, इसमें भी बताया था। ठीक है ना, वो मीटिंग तो मैं समझा ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने कितने हाई कोर्ट्स में मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की है? तो दोस्तों, सितंबर 2024 में अभी केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के हाई कोर्ट्स की नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है। तो 8 नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के नियुक्त किए गए हैं। ये है उनकी लिस्ट जो आपके सामने है। मद्रास हाई कोर्ट की अब नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम, केरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सकधर, झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तासीर अवस्थान, ये हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखा है केंद्र ने नियुक्त किए हैं।
एक्चुअली में जो लिस्ट आती है वो केंद्र ही अप्रूव करता है। वैसे नियुक्ति तो कौन करता है या कहीं शपथ कौन दिलाता है और नियुक्ति कौन करता है, इसको बात ध्यान रखना। हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन जब बात आती है राज्यों के हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाने की, तब शपथ दिलाता है दोस्तों, शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये बात ध्यान रखना, राज्यपाल, राज्यपाल को शपथ ये दिलाते हैं और इनको राज्यपाल दिलाता है, ठीक है ना। चलिए, राज्यपाल ही मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। चलिए, तो यहाँ पर शपथ ये दिलाएंगे आगे। अब एक जरूरी बात देखो, संकल्प बैच जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का बैच, इसका नाम रख दिया गया है संकल्प बैच। संकल्प बैच में देखिए आपको मिलने क्या क्या वाला है। यहाँ पर आपको 100% बाइलिंगुअल चीजें मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी डिटेल के साथ, ठीक है, और डिटेल क्लास नोट्स प्लस पीडीएफ से मिलेंगी। 12 मंथ की ई बुक आपको मिलेगी डाउनलोडेबल, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो कि 240 की अकेले केवल ई बुक से हो जाती है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश को। 30 प्लस स्टैटिक जीके की क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी जबरदस्त तरीके से। और मंथली आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल रैंडम मॉक टेस्ट होगा, जो क्लासेस पढ़ाई जा रही है वो ली जाएंगी। दूसरा सबसे चीज कि कितने महीनों में ये टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, कितने कितने महीनों की, तो 3-3 महीनों की टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। ऐसा नहीं है होगा कि साल भर में केवल एक बार टॉपिक वाइज दिए, नहीं, हर 3 महीने में पिछले 3 महीने का टॉपिक वाइज रहेगा, जिससे लंबी भी ना हो क्लास और आप अच्छे तरीके से तैयार कर सको। फिर अगले 3 महीने में फिर पिछले 3 महीने का अच्छे से रहेगा। दूसरी बात ये कि ई बुक इसमें दी जाएगी जो वो अभी जनवरी 2024 से लेकर के दी जाएगी आगे दिसंबर 2024 तक। और तीसरी बात, वैलिडिटी कितनी होगी, मतलब आप आज कोर्स खरीदते हो तो कब तक के लिए वैलिड होगा। तो देखिए, बहुत ही एक यूनिक चीज है जो आप तक कभी नहीं देगा कोई, लाइफ टाइम वैलिडिटी। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। आप पढ़ो, नौकरी लो, शादी करो, आप मिलेगी तो शादी भी हो ही जाएगी, शादी करो, बच्चे आएंगे वो भी पढ़ेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनके लिए भी ओपन रहेगा एमजेटी ऐप, ठीक है ना। तो आप एडमिशन जा करके ले सकते हो। हाँ, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कितना होगा, आप लोगों से भी मैंने राय मांगी थी। देखो, यहाँ पर 240 रुपए का अगर आप केवल हिंदी का लेते हो, बहुत सारे लोग हालांकि दोनों लैंग्वेज लेते हैं, उनका तो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, जो केवल हिंदी लेते हैं या केवल इंग्लिश ई बुक लेते हैं उनको 240 रुपये साल भर का देना पड़ता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको चीजें दी जा रही हैं, दोनों लैंग्वेज में दी जा रही हैं, हर 3 महीने पर चीजें मिलेंगी आपको बार बार। तो इसमें बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा सर्वर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें लगेंगी। इन सबको लेकर के इसका बेस्ट प्राइस किया जा रहा है 599। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो हमारे लगातार वीडियोस देखते रहते हैं और रोज आना आकर देखते हैं, उनके लिए मैं हमेशा ऑफर प्राइस देता हूं, जिससे डेली करंट अफेयर के जो सीरियस बच्चे हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिले। तो इसके लिए अभी 2 दिन के लिए ये मात्र 399 में रहेगा बैच, और उसके बाद 599 हो जाने वाला है। तो जिनको जिनको ये लेना है बैच, एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। देखो, जब एमजेटी ऐप में लॉगिन वगैरह करने के बाद वीडियो कोर्स में एंटर करोगे तो वहां पर मोस्ट पॉपुलर में ही आपको दिख जाएगा करंट अफेयर का ये संकल्प बैच, और इसमें एंटर करोगे, जब पेमेंट करने जाओगे ना, पेमेंट करते टाइम आपको यूज करना है कूपन कोड FIRST फर्स्ट। तो फर्स्ट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ये 399 में मिल जाएगा बैच, इसको आप परचेज कर सकते हो। अगेन, अनलिमिटेड वैलिडिटी है, जनवरी 2024 से कंटेंट दिए जाएंगे। आपका जो आरओ एग्जाम है ना, उसके लिए तो रामबाण होने वाला है, क्योंकि डिटेल में चीजें मिलने वाली हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर कंटेंट मिलने वाले हैं। तो समझ लो, करंट अफेयर का बैच अभी तक किसी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कोई गारंटी के साथ नहीं लॉन्च करता, इसलिए आपको करंट अफेयर का स्पेशल बैच कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे अपने चीज़ों पर भरोसा है, मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है, और हमने पूर्व में दिलाए भी हैं सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, टॉपर्स भी दिलाए हुए हैं। और याद रखना, जो करंट अफेयर का 100% करंट लगेगा क्वेश्चन, वो समझो अच्छा खासा स्कोर कर ले जाता है। और इस चीज़ का हमें अपने कंटेंट पर भरोसा है और अपनी टीम पर भरोसा है, इसलिए हम करंट अफेयर का बैच ला रहे हैं। वन एंड ओनली, आपको कहीं करंट अफेयर का बैच नहीं मिलेगा। आपको अगर लेना हो तो आप बैच ले सकते हो, अब से जबरदस्त तरीके से इस पर तैयारी करवाई जाएगी आपकी। चलिए आगे। हाल ही में आयोजित चेस ओलंपियाड 2024 में भारत के पुरुष और महिला टीम ने क्रमशः कौन सा मेडल जीता। तो चेस ओलंपियाड 2024 में भारत के पुरुष और महिला टीम ने जीत लिया है गोल्ड। ये एक बहुत अच्छी खबर आई कल दोस्तों। भारत के पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने गोल्ड जीता है।
टीम टीम इवेंट में जीता है। चेस ओलंपियाड ये आयोजित किया गया था अभी हंगरी के बुडापेस्ट में, 45वां इसका संस्करण था। और एक ही ओलंपियाड में पहली बार भारत ने दोनों ही इवेंट में गोल्ड जीते हों, दोनों टीमों ने। टीम इवेंट था। भारतीय पुरुष टीम की जो कैप्टन थे वो थे श्रीनाथ नारायणन, महिला टीम की कैप्टन थी अभिजीत कुंटे। ठीक है, तो ये दोनों कैप्टन भी याद रखना। और 45वां ये संस्करण था, याद रखना। पूछा जाएगा कहाँ हुआ, तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। अगला, अच्छा एक और इसमें चीज बनी, आर प्रज्ञानंदा का नाम आप जानते ही होंगे, आर बाबू प्रज्ञानंदा। वो और उनकी बहन दोनों ही दोनों वाले में शामिल थे। मतलब कि जो भाई है वो पुरुष वाली टीम का हिस्सा था, गोल्ड जीत कर आया। बहन जो है वैशाली, वो महिला वाली टीम में गोल्ड जीत करके आई। और उनकी माता जी का एक बहुत बढ़िया एक क्लिप वायरल हो रहा है, बहुत अच्छा, कि दोनों बच्चे ट्रॉफी लेकर के उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। काफी गर्व वाला पल था। चलिए अगला, हाल ही में आयोजित गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं दोस्तों संग्राम सिंह। संग्राम सिंह एक MMA बॉक्सर है। MMA क्या है? MMA दोस्तों ये मिक्स मार्शल आर्ट है। मिक्स मार्शल आर्ट समझ लो कि कुश्ती और मार्शल आर्ट को मिला करके एक इवेंट होता है। तो उस मुकाबले में अभी तक कोई भी भारतीय कोई मैच जीता नहीं था। तो ये संग्राम सिंह पहले भारतीय बन गए हैं मैच जीतने वाले। इन्होंने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को हराया। और जब बात भाई पाकिस्तान को हराने को होती है तो वैसे ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इन्होंने हराया है किसको? इन्होंने हराया है, क्या नाम है पाकिस्तानी फाइटर का, अली रजा नासिर को। 1 मिनट 30 सेकंड में ही इन्होंने उनको हरा दिया है। तो ये जॉर्जिया के तिबिलिसी में आयोजित किया गया था। MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। ठीक है, तो संग्राम सिंह का नाम याद रखिएगा। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार एक छोटा चंद्रमा क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 कब से कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है? तो साथियों एक एस्ट्रॉयड है, वो पृथ्वी के पास आएगा और पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो वो जब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा यानी कि उपग्रह की तरह काम करेगा। और अपने पास एक उपग्रह पहले से ही है चंद्रमा, तो चंद्रमा की तरह एक और चंद्रमा आ रहा है और ये भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कब से कब तक करेगा? तो ये न्यूज आ रही है कि 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक करेगा। मतलब सितंबर तो बीत ही गया समझो, अक्टूबर पूरा और लगभग पूरा नवंबर, लगभग 2 महीनों तक ये पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा ये एस्ट्रॉयड। ठीक है, अर्थ का मिनी मून कहा जा रहा है। और मिनी मून कहने की वजह से इसे ये भी कहा जा रहा है कि पृथ्वी को 2-2 चंद्रमा दिखेंगे, 2-2 चांद दिखेंगे। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये भी इतना ही चमकदार होगा या नहीं होगा। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जो अपना ये चंदा जो चमकता है ना, ये चंद्रमा अपने वजह से नहीं चमकता है, सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तब चमकता है। तो सूर्य की रोशनी तो इस पर भी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि रिफ्लेक्ट होता है तो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है। मतलब पूरा तो नहीं ऑब्जर्व कर लेगा, किस प्रकार से होगा देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा। कुल मिलाकर 29 सितंबर अब रही कितना दिन गया है। तो दूसरा चंद्रमा ये होगा पृथ्वी का, नाम होगा क्षुद्र ग्रह 2024 PT5। नासा ने इसे 7 अगस्त के इसके बारे में बताया था। पृथ्वी से 2.6 मिलियन मील दूरी पर यह अभी है, परिक्रमा कर रहा है। आकार बताया जा रहा है 16 से 138 फीट के बीच में हो सकता है, मतलब बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा है तो हो सकता है दिखे भी ना। 16 फीट का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अर्जुन क्षुद्रग्रह समूह का हिस्सा है। 2025, 2055 और 2084 में फिर से दिखेगा। जिंदा रहा गया तो देखा जाएगा इसको फिर से। अच्छा ये चंद्रमा और खगोलीय चीजों की बात आ रही है तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूं। अभी हाल फिलहाल में मैंने इंडिया के इसरो पर बताया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक वीडियो दी थी। उसमें मैंने भारत के जो इसरो के जो मिशन है ना प्रमुख, उनके बारे में जिक्र किया हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक मोटा मोटा ओवरव्यू लग जाएगा इसरो के मिशन की। इसरो के मिशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ किया? क्लीन द बीच, तो क्लीन द बीच अभियान शुरू किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने मुंबई में जाकर। मुंबई के ये जुहू बीच पर जाकर के ये कैंपेन शुरू किए थे। इनका उद्देश्य था क्लीन द बीच, मतलब जो बीच होता है उसको साफ सफाई वहां पर करना। बहुत सारे लोग आते हैं बीच पर, वहां पर सेलिब्रेट करने या जो भी करने, वहां पर अपना मूवमेंट बिताने जाते हैं। और वहां पर वो जाकर के गंदगी फेंक आते हैं, बोतल फेंक देंगे, पॉलिथीन फेंक देंगे, प्लास्टिक की चीजें फेंक देंगे, कुरकुरे के पैकेट फेंक देंगे। तो ऐसी चीजें जो है वो समुद्र में जाती है, फिर ऑब्वियस सी बात है वहां पर मछलियों को नुकसान पहुंचाती है और पॉल्यूशन तो बढ़ाती है। तो ऐसे में ये क्लीन द बीच अभियान शुरू करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करें और वहां से चीजों को साफ सफाई करवाएं। 21 सितंबर को ऐसा किया गया है।
क्यों 21 सितंबर को? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया 21 सितंबर को, ध्यान रहे, ये ले लेना, ठीक है। अब देखो इसको अलग से मैंने नहीं बताया था, कारण यह है कि बहुत ज्यादा दिवस हो जाते हैं तो वो भी बोरिंग हो जाता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को बीच में कवर करा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। अगला, हाल ही में किसने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो दलीप ट्रॉफी जीत लिया है दोस्तों इंडिया ए की टीम ने। इंडिया ए की टीम ने इंडिया सी की टीम को हरा करके दलीप ट्रॉफी जीती है। अच्छा, दलीप ट्रॉफी जो है कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, कुछ लोग इसको दिलीप ट्रॉफी पढ़ते हैं, दिलीप ट्रॉफी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं दुलीप ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, और कुछ लोग पढ़ते हैं दलीप ट्रॉफी। आपका जो मन हो, जो पसंद हो वो पढ़िए, भावनाओं को समझिए, बाकी सब एक ही है। क्रिकेट से संबंधित घरेलू टूर्नामेंट है, घरेलू मतलब बीसीसीआई कराएगा, अपने देश के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये घरेलू टूर्नामेंट है, तो क्रिकेट संबंधित है और इसमें इंडिया ए ने जीत लिया है इंडिया सी को हराकर। शाश्वत रावत जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत साथियों हुई थी 1961-62 से, ठीक है ना, और मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है वेस्ट जोन, 19 टाइटल जीती है। अच्छा, यहीं से मिलता जुलता मैं और आपको क्रिकेट की ट्रॉफियां बता दे रहा हूं, जैसे होता है रणजी, ध्यान रखना, रणजी, ईरानी कप एक होता है, ईरानी कप होता है। इसके अलावा होता है एक विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी होते हैं, ये क्रिकेट संबंधी ट्रॉफियां हैं। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, ठीक है। इसके अलावा ईरानी कप हो गया, रणजी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, और आपका आईपीएल भी क्रिकेट से ही संबंधित है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसके अलावा अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, हालांकि वो बॉर्डर गावस्कर जो होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। तो ये क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती हैं। जिनमें सबसे पुरानी पूछी जाए तो सबसे ओल्डेस्ट है यही रणजी, ठीक है, ओल्डेस्ट रणजी है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था, एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम, कमेंट करके मुझे बताओ एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा होता है, और उसको अभी हाल ही में जीता भी है, किसने जीता है बताइएगा कमेंट करके। 133वां संस्करण था उसका। अगला, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, देखो ग्रैंड स्लैम आए तो समझिए टेनिस है, ग्रैंड प्रिक्स आए तो मतलब फार्मूला 1 की रेस है, तो ये F1 रेस है, और इसको जीत लिया है किसने? लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस दोस्तों ये मैकलॉरन कंपनी से है, मतलब मैकलॉरन कंपनी की ड्राइविंग करते हैं। तो मैकलॉरन के हैं ये, जैसे आप मर्सिडीज सुनते हो, जैसे आप रेडबुल सुनते हो, ठीक है, जैसे आप फेरारी सुनते हो, ऐसे ये मैकलॉरन कंपनी है, तो उसके ये ड्राइविंग करते हैं, रहने वाले तो ब्रिटेन के हैं, लैंडो नॉरिस, इन्होंने ये जीत लिया हुआ है। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 इनके नाम हो गई। अच्छा, अगर इस सीजन में पूछा जाए सबसे ज्यादा किसने जीती है रेस, तो आप मैक्स वर्स्टैपेन बताएंगे। पिछला सीजन किसने जीता सबसे ज्यादा रेस? मैक्स वर्स्टैपेन ही जीते थे पिछली बार भी, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और ओवरऑल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते फार्मूला 1 की? तो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये 100 से ज्यादा मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले यही है लुइस हैमिल्टन, और सबसे पहले 100 F1 रेस जीतने वाले भी यही व्यक्ति हैं। अगला, तो बस ये था क्वेश्चन और संकल्प है, जिनको जिनको लेना है 2 दिनों के लिए 399 में है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफर प्राइस है। और हाँ, ध्यान रहे प्राइजेस 599 के ऊपर भी बढ़ेंगी आने वाले समय में, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। संकल्प बैच अपना समझो मोस्ट प्रीमियम बैच होने वाला है, अपना जो शोकेस करने वाला, जो सबसे मेन फ्रंट पर रखने वाली चीज होती है वो चीज है ये। तो मतलब सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है किसी भी बैच की अपेक्षा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो आप। बाकी अर्जुन बैच चल ही रहा है। लास्ट डे का क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो लास्ट डे का क्वेश्चन था किस थीम के साथ 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया? तो कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ था। आज आपको क्या बताना है कि भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर के लड्डू में चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई है? इसको यहाँ पर कवर करा दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिक के रूप में, और इसका अलग से क्वेश्चन नहीं लिया गया है, वैसे क्वेश्चन लेना था, इस पर मैंने अलग सेशन किया हुआ है। वैसे आप आंसर कीजिएगा, कल की वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।